students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the chapter Capital Budgeting, okay, जिसको हम Investment Decisions भी कहते हैं. फाइन. तो कि कई बच्चों को पता नहीं होता है तो कई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बोलते हैं और कई कैपिटल बजटिंग बोलते हैं. तो लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी कि पे बैक पीरियड मेथड क्या होता है, डिस्काउंटेड पीरियड क्या होता है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या होता है, राइट. तो हमने ये चीज़ स्टार्ट कर दी थी. पार्ट 1 में आप जाके ये चीज़ चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स. और आज हम करने वाले हैं उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू. ठीक है. तो मैंने बोला था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ अ डिफिकल्ट टॉपिक काइंड ऑफ. तो उसके हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, हर एक चीज़ के काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो देखिए क्वेश्चन क्या है. ABC Limited is a small company that is currently analyzing capital expenditure proposals for the purchase of equipment. ठीक है. एक छोटी सी कंपनी है जो कि करंटली क्या कर रही है स्टूडेंट. देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो लॉन्ग टर्म पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको वो एनालाइज कर रहे हैं इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए. और कंपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक का यूज करती है इवैल्यूएशन करने के लिए. इवैल्यूएशन मतलब देखने के लिए कि अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दूंगी तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा या लॉस कितना होगा. तो वेदर इट वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर मी टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्रपोजल और नॉट. सो दैट इज इवैल्यूएशन. ओके. तो कैपिटल बजट कितना है, 5 लाख रुपए का है, विच ABC लिमिटेड बिलीव्स इज द मैक्सिमम कैपिटल इट कैन रेज. तो देखो जैसे हर एक कंपनी होती है उनकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि भाई हम इतना ही पैसा अभी अरेंज कर सकते हैं, इतना ही करना चाहते हैं. तो उनकी भी एक लिमिट है कि 5 लाख तक ही वो लोग अभी रेज कर पाएंगे, इतना ही मैक्सिमम कैपिटल. इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोजेक्टिंग नेट कैश फ्लोज हमें बता रखी हैं हर एक सब्जेक्ट की. कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि जो रेट हमें यूज करनी है 12%, वो भी हमें क्वेश्चन में ही बता दी गई है. तो ध्यान रखना 12% गिवन है और 5 लाख रुपए का मैक्सिमम गिवन है. ठीक है. अब वो आपसे कह रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो. ओके. तो देखो 4 प्रोजेक्ट्स हैं. एक प्रोजेक्ट ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है. चारों प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें बता दी है. प्रोजेक्ट ए की 2 लाख है, प्रोजेक्ट बी की 1,90,000 है, प्रोजेक्ट सी की 2,50,000 है और प्रोजेक्ट डी की 2,10,000 रुपए की है. फिर 5 सालों के लिए जो जो कैश फ्लोज होने हैं वो उन्होंने आपको पूरे हर एक प्रोजेक्ट के बता दिए हैं. हमें वो कह रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू बता दीजिए. तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे. तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मेट लिख के दिखाया है कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है. और मैंने समझाया था, आपको बोला हुआ है 12% है, राइट. तो 12% है तो उसको लिखेंगे कैसे, मतलब अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे ना तो कैसे करोगे, 1/1.12. तो कि 12 है तो 1 में ना उतना ही प्लस हो. देखो 12% क्या है, 12% बेसिकली 0.12 है ना, मतलब 12/100, राइट. तो 12% मतलब अगर मैं पर्सन हटाऊंगी तो डिवाइड में आ जाएगा तो ये 0.12 बन जाएगा. तो उसी को 1 में प्लस कर देते हैं और वही चीज आप बार बार करते जाते हैं. देखिए 1 डिवाइड बाय 1.12 आप करेंगे. फिर जितनी बार चाहिए, जैसे 1 टाइम चाहिए तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ऑटोमेटिकली आपको वही चीज वो शो करता जाएगा. तो कुछ भी हमें याद नहीं करना है ना. अब देखो हमारे पास ईयर किस तरीके से है. एक तो ईयर 0 होगा जब हम इन्वेस्ट करेंगे, है ना. उसके बाद 2, 3, 4 एंड 5, है ना. तो 5 साल से की वो हमसे बात कर रहे हैं. मैंने बताया था ईयर 0 में हमेशा 1 ही आएगा. उसके बाद आप बस कैलकुलेटर में 1/1.12 करते जाइए और इक्वल्स टू प्रेस करते जाइए. जैसे कि मैंने अभी दिखाया था. तो 0.893 आएगा, फिर 0.797 आएगा, फिर 0.712 आएगा, देन 0.636 आएगा एंड देन 0.567 आएगा. तो मैंने ये याद नहीं किया, वो जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कैलकुलेटर पे करना है, सेम उसी तरीके से मैंने किया है और उसी सेम तरीके से मैंने भी निकाला है. ठीक है. अब ये आ गया. अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, देखो ए ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी करी है, 2 लाख रुपए की. इन्वेस्ट कर रहे हो मतलब पैसा लगा रहे हो. पैसा लगाओगे तो आपकी फॉर्म में से पैसा जा रहा होगा तो माइनस में लिखा है मैंने. बी ने करी है 1,90,000 रुपए की, इसने 2,50,000 रुपए की और इसने 2,10,000 रुपए की. सिवाय इसके
कुछ भी मुझे कुछ निकालना ही नहीं है, सब कुछ गिवन है, सिर्फ ये एक चीज़ होती है जो निकालनी होती है, बाकी सब आपको ऑलरेडी गिवन होता है। ठीक है, अब ये सब मैंने लिख दिया, ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, ये मैंने ईयर मेंशन कर दिया और ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिख दी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए आप अपने सामने प्लीज़ जो मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया था उसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, है ना, तो आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू। ओके, तो देखिए अब क्या करेंगे, हमें बताया हुआ था कि एक ही हर साल में जो कैश इनफ्लोज है वो 50,000 की होने वाली हैं। 50,000 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 44650, 50,000 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 39850, 50,000 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 35,600, 50,000 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 31,800, 50,000 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 28,350। सिंपली तो कि अब हमें क्या करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना। देखो क्या होता है स्टूडेंट, हमको नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या करते हैं ना, एक पर्टिकुलरली एक रेट लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के अकॉर्डिंगली, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। अब जो मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला है, मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहती हूँ कि मुझे दिख रहा है कि आज से 3 साल बाद मेरा कैश इनफ्लो 50,000 रुपये का होने वाला है, बट मैं उसकी अभी की प्रेजेंट वैल्यू देखना चाहती हूँ, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, है ना। तो जब आपने निकाला है उसको बस कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई करके लिखते जाइए। अब सेम वे में प्रोजेक्ट बी की मुझे 40, 50, 70, 75 और 75,000 के कैश इनफ्लोज हर साल के गिवन थे, तो बस वही चीज़ मैं यहाँ पे पुट करती जाऊंगी। देखिए सबसे पहले मैंने 40,000 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 35720, फिर मैंने 50,000 को किया तो 39850, फिर 70,000 को किया तो मेरे पास आ गया 49,840, फिर मैंने 75,000 को किया तो 47,700 आ गया, एंड देन जब मैंने 75,000 को किया तो मेरे पास कितना आ गया 42525 आ गया। एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स इन दोनों का आ जाएगा। समझ में आया? तो स्टेप नंबर 1 यू विल मेंशन ईयर, स्टेप नंबर 2 जो भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा जो मैंने बताया 1/1.12 आपको बस कैलकुलेटर में करते जाना है, ये आपके पास आ जाएगा, और ईयर 0 में हमेशा 1 ही रहता है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखोगे, और फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4 दैट इज योर लास्ट स्टेप, बस जितने भी इन्फ्लोज थे उसको इस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है, दैट्स इट। अब कुछ नहीं करना, अब आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू ही आ गई है, ये इन सबको आपको करना है। देखो इन सबको प्लस करिए, उसमें से 2 लाख माइनस करिए, तो आपके पास यहाँ पे कितना आ रहा है 19,750, मतलब मेरा नेगेटिव आ रहा है। फिर मैंने इन सबको प्लस किया और 1,90,000 में से लेस किया तो 25,635 आ गया। फिर मैंने इन सबको प्लस किया और 2,50,000 में से माइनस किया तो 27,050 आ गया। फिर मैंने इन सबको प्लस किया और 2,10,000 में से माइनस किया तो 3750 मेरे पास आ गया, वो भी नेगेटिव में, है ना। तो ठीक है, अब देखो इतने बड़े आप हो, ठीक है, राइट नाउ आई होप कि आप लोग जैसे बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वेदर यू आर फ्रॉम NC वेब, SOL और रेगुलर, राइट, और CA इंटर, तो इतनी कैलकुलेशन तो आई कैन एक्सपेक्ट ना कि आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो, अब जैसे कंपनी के पास नेट प्रेजेंट वैल्यूज आ जाती हैं तो वो इससे क्या देखती हैं कि भाई A और D में तो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना, तो कि नेगेटिव आ गया है। अब B और C में से कौन सा आपको सही लग रहा है, तो आप बोलोगे मैम द कंपनी शुड गो विद द प्रोजेक्ट नंबर C, तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू का फायदा होता है ना। तो अब देखो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था, अब वही सेम तरीके से मैंने वैसा ही सेम क्वेश्चन एक और करवाया, तो अगर हम ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे, बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जस्ट डोंट वरी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे उतना ही आपको फायदा होगा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, यू जस्ट हैव टू पे योर फुल अटेंशन। चलिए हम नेट प्रेजेंट वैल्यू के भी और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बट स्टिल मैं आपको एक बार ये समझाना चाहती हूँ, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जिसको डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट, डायरेक्टली एग्जाम में लिखा होता है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का यूज़ करिए या डिजायरेबिलिटी फैक्टर का यूज़ करिए या प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड का यूज़ करिए, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इन अलग अलग नेम से इस मेथड को जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है स्टूडेंट्स। देखो आपको थोड़ा सा नाम से भी समझ में आ रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, कि भाई जितना हमें लग रहा है कि पर रुपी कैश जनरेट होगा। देखो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मतलब ये होता है कि पर रुपी कितना कैश जनरेट हो रहा है, कितना कैश जनरेट हो रहा है। देखो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख के दिया, अगर आप ये छोटी सी चीज याद रख सकते हो कि
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का मतलब ये होता है कि इसके थ्रू कंपनी ये देखती है कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से पर रुपी कितना कैश जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज योर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ओके। अब मैंने यहाँ लिखा है सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, इतना लैंग्वेज में नहीं जाना। जो अभी हम वो निकाल रहे थे प्रेजेंट वैल्यू, ये वही है कि कितनी इनफ्लोज हो रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो कुछ भी इतना नहीं सोचना अच्छा ये क्या है, नया वर्ड आ गया, नो, ये वही सेम है ना। और लास्ट में क्या है, देखो इनिशियल कैश आउटले या टोटल डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो, ये भी कुछ नहीं है, सिंपली इनिशियल कितना इन्वेस्टमेंट किया है वही है, दैट्स इट। तो देखो कितना सिंपल है, मैंने आप लोगों के लिए बहुत सिंपल बनाने का ट्राई किया है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में कंपनी ये देखती है कि हमें पैसा लगाने पे कितना कैश जनरेट हो रहा है, और वो पर रुपी के बेसिस पे देखा जाता है। तो कैसे निकालते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनफ्लोज को इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके निकालते हैं। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो जस्ट गेट रेडी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सपोज वी हैव 3 प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो ऑफ 5,50,000, 75,000, ओके। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज उन्होंने, अब आप सबसे पहले ये पहचाना करो कि क्वेश्चन में बोला क्या है। उन्होंने हमें क्या बोला होगा कि 3 प्रोजेक्ट में कितना कितना पैसा लगेगा, मतलब ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गई। या जो बच्चे ने फॉर्मूला याद कर लिया उसे देखिए गया भाई डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो गिवन है, तो दिस इज अवर डिनोमिनेटर। देखो आउटफ्लो मतलब जब मैं इन्वेस्ट करूंगी तो मेरे पास से पैसा जाएगा ना, पहले तो कुछ पैसा लगाओगे तभी तो वो पैसा लाने का सोचोगे, ऑब्वियस सी बात है। अब बिना पैसा लगाए आप सोचोगे कि पैसा आ जाएगा, तो ऐसा तो होता नहीं है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी नई मशीनरी खरीदनी है, इक्विपमेंट खरीदना है, सो यू हैव टू इन्वेस्ट योर मनी, तो कैश का आउटफ्लो होना है। तो डिनोमिनेटर में आउटफ्लो होता है और न्यूमिनेटर में इनफ्लो आता है। तो आपको आउटफ्लो साफ साफ दिख रहा है ना, वहां लिखा हुआ, इट मीन्स डिनोमिनेटर तो मुझे मिल गया तीनों प्रोजेक्ट्स का, ठीक है। तो उसमें तो मुझे कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। फिर सेम वे में उन्होंने आपको डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज भी दे दिया स्टूडेंट, मतलब जो मेरा न्यूमिनेटर था और जो मेरा डिनोमिनेटर था, जो दोनों चीजें मुझे ऑलरेडी मेंशन है। तो ये स्टार्टिंग क्वेश्चन है, तो स्टार्टिंग में उन्होंने आप लोगों के लिए इजी किया कि सिंपली आप बस उस फॉर्मूला में पुट कीजिए, तो वही हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो देखिए ना, ईयर 1 का इनफ्लो कितना है, 6,50,000 रुपए का है, और ईयर 1 का आउटफ्लो कितना है, देखिए आउटफ्लो हमें बताया हुआ है 5,50,000 रुपीज का, तो ये कितना आ गया, 1.18 आ गया। सेम वे में प्रोजेक्ट नंबर 2 का इनफ्लो कितना है आप लोगों के पास, 95,000 है, और आउटफ्लो कितना है, 75,000 है, तो कितना आ जाएगा, 1.27 आ जाएगा। एंड सेम वे में हमने प्रोजेक्ट नंबर 3 का भी लिख दिया। तो ऐसी बड़ी बड़ी डिजिट्स को देख के घबराना नहीं है कि ये क्या आ गया, नो, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। सिंपली हम लोगों ने फॉर्मूला में पुट किया एंड देन हम लोग इसके बाद क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, कंपैरिजन कर लेते हैं और पता लगा लेते हैं। तो इससे हम रैंकिंग कर पाते हैं बेसिकली। तो आप बोलोगे मैम कि ये क्या है, तो बेसिकली स्टूडेंट ये क्या होता है ना, इट इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, और कुछ थोड़ी है ये, बस ये नेट प्रेजेंट वैल्यू का एक तरीके का एक्सटेंशन का ही तो काम करता है ना, एक तरीके से उसका एक्सटेंशन ही होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो हम रैंकिंग कर पाते हैं प्रोजेक्ट वाइज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 है ना डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे भी हमने 3 बना दी, तो आप रैंकिंग कर सकते हो कि मैं इसको 1 नंबर देना चाहूंगी, इसको 2 एंड दिस इज 3। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के थ्रू मैं रैंकिंग दे पाई, ठीक है, ओके। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली ये देखेंगे कि मैम इनफ्लो तो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट 3 में हो रहा है तो उसे ले लेते हैं, तो आउटफ्लो भी तो सबसे ज्यादा उसी में हो रहा है, राइट। तो इसी तरीके से तो कंपनी को सोचना पड़ता है ना, सिर्फ एक ही चीज को देख के तो नहीं चल सकते हैं, ओके। देखो ये नेक्स्ट मेथड है, घबराना नहीं है। देखो मैं आपको बस एक बार थोड़ा सा उन मेथड्स को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, आपके सामने बताना चाहती हूँ कि ये अलग अलग मेथड्स हैं, पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप बस इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए चलिए, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। अब पहले समझते हैं कि ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड क्या होता है। देखो इंटरनल रेट ऑफ मेथड, रिटर्न ऑफ मेथड हो जाए या फिर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड हो जाए, ये सब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं, तो ये भी करता है, ठीक है। और किन किन चीज़ों को इनिशियली कितनी कैश की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है या कितने कैश फ्लोज आने वाले हैं, ये सारे के सारे मेथड्स ही इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए चलते हैं, ठीक है। बट देखो जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड होता है, इसमें हमें ना डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न खुद कैलकुलेट करनी होती है, ओके। और उसी चीज का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है, ओके।
चलिए, अब सबसे पहले स्टूडेंट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के लिए इसके थ्रू हम एक वो डिस्काउंट रेट निकालते हैं दैट इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज विद द इनिशियल कैश आउटफ्लो। एक ऐसी रेट जो कि बैलेंस करे कि इनिशियली कितना आउटफ्लो हुआ है और कितनी कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड है। तो देखो, डोंट गो कि मैम क्या ये डेफिनेशन से याद करनी पड़ेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस चैप्टर को समझना है। बट मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रो देना चाहती हूँ कि हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के थ्रू एक ऐसी डिस्काउंटेड रेट निकालते हैं जो कि क्या करती है, इक्वेट करती है, बैलेंस करती है कि कितना इनिशियली हमारा कैश आउटफ्लो हुआ था और कितनी कैश इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स को हम इवेलुएट करने के लिए ही इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड का यूज करते हैं। तो हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे इसके क्या क्या अलग अलग स्टेप्स होते हैं, क्या होता है, कुछ नहीं देखना, सिंपल सा ये फॉर्मूला देखना है, लोअर रेट प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू। देखो, अब यही तो सीक्वेंस है ना, अगर हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू किसी बच्चे ने नहीं सीखा है तो वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड नहीं कर पाएगा। अगर किसी ने नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड नहीं सीखा है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए सब चीजें सीक्वेंस वाइज है एंड यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस। ठीक है, तो यही मैंने किया, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट डिवाइड बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट माइनस लोअर रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला क्वेश्चन आता है, मोस्ट केसेस में आता है, तो इसको ध्यान रखना। इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लर्न करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड येस इट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ऐसे ही नहीं समझ आया है तो हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो देखिए, आपके सामने मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है एक इन्वेस्टमेंट का। 1,36,000 की हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है। ठीक है, हमें कैश फ्लोज बता दिए कि ईयर 1 के कैश फ्लो इतने हैं, ईयर 2 के इतने हैं, ईयर 3 के इतने हैं, ईयर 4 के इतने और ईयर 5 के इतने। क्लियर कर दिया। ठीक है, हमें सब कुछ बता दिया कि इनिशियली कितनी इन्वेस्टमेंट करी है और हर साल में कितने इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है। अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या होती है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ना हमें खुद से ही कोई ना कोई रेट को एज्यूम करके चलना होता है। अब मुझे सबसे अच्छा नंबर लगता है 10, तो मैंने 10 एज्यूम किया, है ना। तो देखो, कोई भी रेट आप एज्यूम कर सकते हो, बट ये आपके ऊपर है कि आप क्या रेट एज्यूम करना चाहते हो। कोई भी उसमें बंदिश नहीं है, आप 10 की जगह 9, 8 कुछ भी लेना चाहते हो ले सकते हो, क्योंकि आंसर अप्रोक्सीमेटली ही निकलता है ना। तो देखो, पैटर्न यही फॉलो होगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में। पहले ईयर लिखा जाएगा, कैश इनफ्लोज लिखे जाएंगे, देन जो भी रेट है आप वो लिखोगे और फिर उससे मल्टीप्लाई करके आप अपनी प्रेजेंट वैल्यू पे पहुंचोगे। सेम वही चीज जो अभी हम नेट प्रेजेंट वैल्यू में कर रहे थे, सेम वही है। और देखो स्टूडेंट, अब क्या होता है, अभी आपने फॉर्मूला में पढ़ा एक हायर रेट है और एक लोअर रेट है। तो अगर मैंने 10 ली है तो मैं अब इससे एक बड़ी रेट ले लूंगी, तो 10% मेरी क्या बन गई, लोअर रेट, और 12% मेरा क्या बन गया, हायर रेट। ठीक है, तो हर देखो मैंने सेम वैसा ही पैटर्न लिखा है, ईयर लिखे हैं, फिर कैश इनफ्लोज मेंशन की है, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखा है एंड देन प्रेजेंट वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकल के आएगी। तो सेम वही चीज है, देखो निकाल हम क्या रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल सेम वही चीज रहेगी। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मैंने इसलिए कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये फॉर्मेट याद नहीं करना, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे कि ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। पहली चीज, घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखो बस इस चैप्टर में मुश्किल क्या है ना, बहुत सारे नंबर ऑफ मेथड्स हैं, बट अगर हम हर एक क्वेश्चन, हर एक मेथड के 5 या 6 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों को सब कुछ याद हो जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, तो ईयर थे और कैश इनफ्लोज मेरे पास क्वेश्चन में गिवन थी। मैंने एक रेट मान ली 10, तो एक उससे ऊपर मांग ली 12%, तो ये हायर रेट हो गई और ये मेरी लोअर रेट हो गई, है ना। तो अब मुझे फॉर्मूला के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू चाहिए थी, तो क्या आपने अभी मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिखाया था ना, देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिखाया था, इसमें क्या था, लोअर रेट तो आपको मिल गई, हायर रेट भी मिल गई, बट अब मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में नहीं थी, तो वो अब हम यहाँ पे इस टेबल के थ्रू और इस टेबल के थ्रू फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो अगर माइंड में आया कि मैम क्यों बना रहे हैं टेबल, तो क्यों बना रहे हैं, बिकॉज हमें फॉर्मूला में पुट करना है और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करना है, दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ओके, अब कैसे करोगे, वही सेम चीज। अब यहाँ ईयर 0 दिख रहा है, नहीं, तो ईयर 1 से डायरेक्टली स्टार्टिंग है, तो जो चीज मैंने समझाई वही आपने यहाँ पे भी करनी है। तो क्या करना है, देखो यहाँ पे पहले लिख लो, अब जैसे @10% है, तो 1/1.10 एंड दिस इज 1/1.12। ये तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 12% से ही किया है ना, तो वही सेम करोगे ना। देखो 1 / 1.10
बस अब इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू 5 टाइम दबाना है आपको। देखो जैसे एक बार मैं आपको दोबारा से बताऊँ, मान लो हमने ऑल क्लियर किया, देन 1 डिवाइड बाय 1.10 मैंने किया और इक्वल्स टू किया, तो देखो मेरे पास कितना आ गया, 0.909 आ गया। अब फिर से देखो मेरे को कुछ नहीं दबाना, मेरे को बस यहाँ पे इक्वल्स टू दबाना है और मेरे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 0.826 आ जाएगा। फिर से मैं यहाँ पे इक्वल्स टू दबाऊंगी तो मेरे पास आ रहा है 0.751, फिर से इक्वल्स टू दबाऊंगी तो मेरे पास आ रहा है 0.683 और फिर से इक्वल्स टू दबाऊंगी तो 0.621 आ गया। अब सेम वे में 12% का भी देख लीजिए, सेम इसी तरीके से होना है स्टूडेंट। तो देखो क्या करोगे, वही देखो आपको जो मैंने समझाया है, पहले हमने ऑल क्लियर किया, देन 1 डिवाइड बाय 1.12, सिंपली जो मैंने कहा वही करोगे, देन इक्वल्स टू दबाओगे। अब सबसे पहले जब मैंने इक्वल्स टू दबाया तो मेरे को क्या देखने को मिला, मुझे दिखा 80.893। देन फिर से हमने इक्वल्स टू, देखो सिर्फ मैं इक्वल्स टू प्रेस कर रही हूँ और मेरे पास आंसर आता जा रहा है 0.797। फिर से इक्वल्स टू दबाया 0.712, फिर से इक्वल्स टू दबाया 0.636, फिर से इक्वल्स टू दबाया और मेरे पास आया 0.567। दैट्स इट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है आपके पास इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। इफ आई मल्टीप्लाई 30,000 विद दिस आई विल गेट 27270। देन सेम इनको आप सबको मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपके पास ये आ जाएगा जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। तो बार बार सेम चीज रिपीट नहीं करनी है, फटाफट से करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं, टाइम लग जाता है कंसेप्ट समझाने में। तो कि मैं एक एक क्वेश्चन एक एक स्टेप आपके सामने आपको करके दिखाना चाहती हूँ कि इवन मैं आपको अपनी कैलकुलेटर पे कैसे कैलकुलेशंस कर रही हूँ ये भी दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या किया, फटाफट से प्रेजेंट वैल्यू ऊपर भी लिख ली और नीचे भी लिख ली। नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, इन सबको प्लस करिए, प्लस करके क्या आ रहा है 138280। सेम वे में इन सबको प्लस करिए, प्लस करके क्या आ रहा है 131810। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो मेरी सेम ही रही है दोनों केसेस में, 1,36,000 एंड हियर ऑल्सो 1,36,000। तो कितना आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस करके 2280 आ रहा है और यहाँ पे माइनस करके कितना आ रहा है 4190, वो भी नेगेटिव में, ठीक है। तो हमेशा ऐसा ही रहेगा कि जो लोअर रेट होती है ना उससे आंसर आपका पॉजिटिव आएगा और जो आप हायर रेट लोगे उससे आंसर आपका नेगेटिव आएगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपने कुछ गलत किया अपनी कैलकुलेशन में, ठीक है। हमेशा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में यही रहता है कि लोअर रेट में आंसर पॉजिटिव आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू का और हायर रेट में आंसर नेगेटिव आता है, ठीक है। तो अब जैसे कि अब आप बोलोगे कि मैम आपने इसी को ही 10% कोई हायर रेट क्यों नहीं मान लिया, क्योंकि स्टूडेंट आप क्या करोगे ना, यहाँ तो मैंने आपको बताया, पर जब हम एग्जाम में करते हैं तो हम ना पहले एक रेट एज्यूम करते हैं। मान लो सबसे अच्छा अगर आपको भी 10 नंबर लग रहा है, बेटर लग रहा है, सूट कर रहा है लेने के लिए, तो हमने 10 ले लिया। तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि जब मैंने 10 यूज़ किया तो मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आई, इट मीन्स से मेरी लोअर रेट हुई। पहले तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब मुझे लेनी इससे हायर है, अब मैं यहाँ 10 लूँ, 11 लूँ, 12 लूँ, 13 लूँ, जो मर्जी ले लूँ वो चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको पता लगा के फिर मैंने अपनी ये रेट पता लगाई है। तो ये नहीं है कि हमें पहले से क्लियर रहेगा कि 10 और 12 की आपस में एक साथ टर्न आती है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी रेट यूज़ करी जा सकती है। हाँ, ये लोअर कैसे पता लगा, तो कि नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आई थी, तो नेक्स्ट ऑटोमेटिकली हमें हायर ही लेनी है। बट अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है जो कि क्वेश्चन में मांगा हुआ था। तो देखो वो कैसे निकालोगे, जैसे ये फॉर्मूला है, तो लोअर रेट आपके पास कितनी थी, तो लोअर रेट है हमारे पास 10, फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू लोअर रेट पे कितनी थी 2280, लोअर रेट पे 2280 और हायर रेट पे कितनी थी 4190, वो भी नेगेटिव में, मल्टीप्लाई में हायर रेट माइनस में लोअर रेट, तो 10 प्लस 2280 डिवाइड बाय माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये प्लस हो जाएंगे, तो प्लस करके आ गया 6470, मल्टीप्लाई में 12 माइनस 10 आ गया 2। अब आप क्या करोगे, इसको अगर आप पूरा सॉल्व करोगे, मतलब कैलकुलेटर है हम लोगों के पास, उसी पे ही सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। तो जैसे कि अगर हम 2280 लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 से, ठीक है, और फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उसको पर्टिकुलरली डिवाइड कर देंगे 6470 से, तो मेरे पास जो भी आंसर आ रहा है उसको अप्रॉक्स लिया जाता है, तो 0.704 मेरे पास आ गया। तो यही सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 10 प्लस 0.704, तो मेरी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितनी आ गई 10.704%। तो दिस इज़ माय आंसर। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली सारे मेथड्स हमने कवर कर लिए, उनकी थ्योरी कवर कर ली है। अब जो मेन चीज़ रह गई है वो रह गई है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तो उनको कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स. आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा. Still, if you have any doubt, you can ask me in comment section. And if you find this video useful, then please like, share and subscribe my channel.